देखो यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आवाज नहीं, ठीक है? अब नोट करना छोड़ दो अब तुम लोग, ठीक है? अब पूरा ध्यान यहां पर दो, ठीक है? बंद कर दो कॉपी किताब, बस यहां पर ध्यान दो। क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमने बोला कि बायोलॉजी में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उस सब का अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था सबसे पहला लेवल क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा लेवल क्या है? सेल्स। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? सेल्स। सेल्स जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और फिर बायोम, और फिर एक्चुअल में जो आपका इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, इकोलॉजी जिसको मैं डिवाइड करता हूं दो टर्म्स में, दैट इज इकोस और लोगस, है ना? लैटिन शब्द है। इकोस का मतलब होता है घर, होम, मतलब घर की स्टडी है ये। घर की स्टडी मतलब घर की बातचीत नहीं, घर वाली स्टडी नहीं कि मम्मी डांट रही है, पापा मार रहे हैं, ये वाला स्टडी नहीं। लोगस, होमस, होम, होम मतलब होम हम इसको क्या मान रहे हैं? होम हम इस पूरे अर्थ को एक होम मानते हैं, है ना? इस पूरे अर्थ को हम क्या मानते हैं? होम मानते हैं, है ना? जैसे वो संस्कृत के श्लोक में कुछ वो लाइन है कि वसुदेव कुटुंबकम, सुना होगा तुम लोगों ने। क्या मतलब है वसुदेव कुटुंबकम का? दिस होल अर्थ, दिस होल वर्ल्ड इज आवर होम, है ना? यही तो मतलब है। तो लोगस, एंड लोगस का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं स्टडी। तो स्टडी ऑफ दिस होम, होम मतलब ये पूरा अर्थ जो है उसकी स्टडी करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। अब इकोलॉजी का मतलब यहां से स्टार्ट करना नहीं है, ठीक है? इकोलॉजी बस 4 लेवल्स के बारे में बात करेगा। जैसे इकोलॉजी के 4 लेवल्स मतलब देखो, बायोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं बायोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी जोड़ो, ये तो अर्थ ही हो गया, चलो जोड़ दोगे तो 11। इसमें हम 4 लेवल्स के बात करेंगे, यानी कि ये यहाँ पे हम शुरू करेंगे बात किससे? ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से और इकोसिस्टम तक। यहाँ पर इन सब की बातचीत करेंगे, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। समझ आया किस किस की बात कर रहे हैं? क्या क्या पढ़ना है हमें? पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, इस चैप्टर की नहीं, पूरे यूनिट की, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, ये 4 चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। कहता है हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक नीश होता है। नीश वर्ड सुना है आपने? ये नीच नहीं है, ये नीश है, ये नीश, श, ठीक है? नीच तो फिर कुछ और हो जाता है। तो नीच, सॉरी, नीश, नीश जो है इसका क्या मतलब है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन इट कैन टॉलरेट। हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक कंडीशन होती है जो वो टॉलरेट कर सकता है। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक डिफाइंड टॉलरेंसी होती है, कंडीशन होती है, जिसको वो क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है, ठीक है? डिफाइंड कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल जाते हैं बहुत मुश्किल से, ठीक है? उधर माइनस में चले जाएं तो हम कितना 2-3 डिग्री भी हो तो थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा माइनस मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो, या फिर प्लस 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए यहाँ अर्थ का टेम्परेचर, तो सर्वाइवल नहीं होगा ना। तो मतलब एक पर्टिकुलर नीश है हम लोगों का कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में अपने को सूटेबल रहेगा। वैसे भी वो तो एक्सट्रीम में चला गया। नॉर्मल अगर आप बोलो कंडीशंस जो हैं, नॉर्मल क्या कंडीशंस रहती हैं हम लोगों की? नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं कि हम लोगों को टेम्परेचर मिलना चाहिए भाई, रूम टेम्परेचर 20-25, ये बढ़िया बेस्ट टेम्परेचर रहता है ना? ओके। ईच ऑर्गेनिज्म हैज डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन इट कैन टॉलरेट। समझ आया नीश का क्या मतलब होता है? तो जब उसको डिफाइंड कंडीशंस मिलती हैं तो उस डिफाइंड कंडीशन पर उसका डिफाइंड
क्या होता है? फंक्शन। तो क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका डिफाइंड कंडीशन है, किस डिफाइंड कंडीशन पर क्या वो फंक्शन कर रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे किसी भी हर ये वो क्या बोलते हैं भगवत गीता अगेन, उसमें एक लाइन लिखी गई है कि इस धरती पे जिस भी जीव का जन्म हुआ है, जैसे भी हुआ है, ईच एंड एवरी स्पीशीज ऑन दिस अर्थ हैज स्पेसिफिक रोल टू प्ले, है ना? हर जीव जो इस धरती पर है उसका एक स्पेसिफिक रोल है, इंक्लूडिंग विद द बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग विद द प्लांट्स, है ना? है कि नहीं है? प्लांट्स का रोल है, फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रोड्यूसर्स, तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अगर वो नहीं फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड चेन स्टार्ट नहीं होगी। तो ह्यूमंस का तो नेचर ही डिटोरेट कर रहा है, वो उल्टा ही काम कर रहा है वो, है ना? तो हर स्पीशीज का अपना काम है, ठीक है, वो काम जो है वो ठीक ढंग से करना चाहिए वही। लेकिन वो जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ काम है, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का काम है अभी पढ़ना, तो वो पढ़ना जो है वो आपका नीश है, समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, ठीक है, तो यूट्यूब में अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई है, तुमको पता है ना? अलग अलग तरह के चैनल्स होते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज है जिसमें आप जो है वो यूट्यूब पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी वीडियोस डालते हो तो उसमें वो पूछता है कि आपका नीश क्या है, किस नीश में आप वीडियो डालना चाहते हो। नीश मतलब कि आप वीडियो डालना चाहते हो एजुकेशन के सेक्शन में, ठीक है, कॉमेडी के सेक्शन में, ठीक है, या फिर आप म्यूज़िक, ऐसा कुछ, वो नीश हो जाता है ना, गेमिंग, ठीक है, तो ऐसा नीश। तो वो जो फंक्शन है उसको नीश बोलते हैं। नीश समझ गया ना आप क्या है? चलो, फिर कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत होती है। कितने मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत होती है? 4, जिसमें पहला क्या होता है? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? वाटर। तीसरा क्या होता है? लाइट। और चौथा क्या होता है? सॉइल। इन 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर। जैसा मैंने बताया भाई, लास्ट क्लास में भी हम लोग ये बात कर रहे थे, जब मैंने आपको लैटिट्यूड समझाया तब मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री पोल्स तक आप जाते रहोगे, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगेन एक और बात, जब आप प्लेन से माउंटेन में जाते हो तो भी टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो वही कहना चाह रहा है ये कि जब आप इक्वेटर से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो और प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। कहानी समझे इतनी? टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। बेटा अभी नोट नहीं करना, बाद में करना इसको, ठीक है? अब देखो यहां पर 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3। इन सब का रीजन हमने लास्ट में देखा है कि जो आम का पेड़ है, मैंगो ट्री, वो ग्रो नहीं हो सकता, होता नहीं है वो अलग बात है, हो ही नहीं सकता। कहाँ हो ही नहीं सकता? टेम्परेट कंट्रीज। टेम्परेट कंट्रीज मैंने बोला था 22.5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 66.5 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है उसके बीच में वो जो है वो टेम्परेट रीजन होता है। उस टेम्परेट रीजन में मैंगो ट्री, अरे कनाडा में से आम थोड़ी आते हैं, जर्मनी में आम थोड़ी उगेंगे, वो उगेंगे आपको गर्म क्षेत्र, जैसे कि इंडिया जैसे ट्रॉपिकल जगह पर, वहां पर आपको मिलेगा, इक्वेटर के जहां पे पास है वहां आपको मैंगो मिलेगा, है ना? स्नो लेपर्ड्स तो बिल्कुल, तो ये क्या बताना चाह रहा है इन बातों से? ये बताना चाह रहा है कि हर स्पीशीज का, हर ऑर्गेनिज्म का अपना क्या होता है? टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें वो सरवाइव कर सकता है। अगर मैं स्नो लेपर्ड्स की बात कर रहा हूं तो स्नो लेपर्ड्स ये इंडिया में नहीं मिलेगा, अगेन मिलेगा क्या? नहीं। तो उसको स्नो चाहिए ना, कि आप जू में भी फ्रिज में रख दो, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। केरला में कितनी गर्मी पड़ती है। और सेम वे ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं 0 डिग्री टू 22.5 डिग्री, 23 डिग्री, उसके आसपास ही मिलेंगी, उसके बियॉन्ड मिलती ही नहीं है। और इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि इक्वेटर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वेरिएट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वहाँ पे वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन और टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और सीजन का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। समझ आया? एग्जाम्पल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो वही कह रहा है कि जो ट्यूना फिश है ना,
वो ज़्यादातर इक्वेटर के आसपास मिलती है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आसपास मिलती है। क्या कारण है उसका? इन तीनों पॉइंट्स का अगर मुझे एक वर्ड में आंसर मिलना हो तो वो आंसर क्या होगा? इन तीनों का क्या आंसर है? क्या आंसर है इन तीनों का? टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर ही तो रेंज, टेम्परेचर रेंज ही तो आंसर है। अब टेम्परेचर में ऐसी क्या खास बात है कि जो इतना हर स्पीशीज को कहीं ना कहीं मौजूद होने पर और कहीं ना कहीं मौजूद ना होने पर मजबूर कर रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है? टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। क्योंकि आपको पता है हम सब जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइम्स से बंधे हुए हैं, है ना? हम सब कहीं ना कहीं एंजाइम से बने हुए हैं। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हर वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शंस जो है वो डिपेंड करता है किस पर? आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, एंजाइम्स पर डिपेंड करता है। और आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम, बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो उसमें आप एक लाइन पढ़ते हो कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एंजाइम डिपेंड करता है पर्टिकुलर किसी न किसी टेम्परेचर पर। हर एंजाइम का काम करने का पर्टिकुलर एक टेम्परेचर। और कितनी ऑर्गेनिक में आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिसमें आपने लिखा होगा दिस रिएक्शंस वर्क्स एट 121 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन लिखा है ना? 273, वाई नॉट 274, 275? क्या ऐसा आपातकाल आ जाएगा अगर 275 लिख देंगे तो? भाई एंजाइम जो है वो पीक पर काम करता है अपने टेम्परेचर पर, तो हमारी बॉडी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम करेगी ना। तो अगर हमारी बॉडी में सारे जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं वो एंजाइम्स की वजह से चल रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किसकी वजह से चल रहे हैं? एंजाइम्स की वजह से चल रहे हैं। और एंजाइम्स किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो हमारी बॉडी भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करी ना। समझ आया कि नहीं आया? तो टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम थ्रू इट। अगर टेम्परेचर, एंजाइम जो है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी तो हमारे टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी। जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं किसी ऑर्गेनिज्म के वो भी किस पर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पर। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है, चाहे मेरा डाइजेशन हो, डाइजेशन कितने लाइपेज, प्रोटीएज, सब जो एंजाइम्स हैं सब किसी ना किसी टेम्परेचर पर ही तो काम करते हैं। आया समझ कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पर मैं क्या करता हूं? टेम्परेचर के बेसिस पर मैं ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं, दो टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं। पहला है यूरीथर्मल और दूसरा है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब यह है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सरवाइव कर जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। वाइड रेंज ऑफ मतलब कि उनको केरला में भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा उनका, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर में भी ले जाओ तो भी चल जाएगा, है ना? जैसे कुत्ते, बिल्ली, ये सब जो स्पीशीज ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब जो डॉग्स, कैट्स और ये, तो ये काफ़ी जगह सर्वाइव कर जाते हैं। इनका कोई नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है कि इनको टेम्परेचर चाहिए तो -35 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेंगे, ये ऐसा तो नहीं है ना। तो बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं, मतलब उनका जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, क्या होता है उनका? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, स्टेनोथर्मल होते हैं वो। समझ आया? ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ध्यान से सुनो। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूरीथर्मल का क्या मतलब होता है? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाले। स्टेनोथर्मल का क्या मतलब होता है? दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। समझ आ गया? ज्यादातर कौन से होते हैं, यूरीथर्मल या स्टेनोथर्मल? स्टेनोथर्मल, जो कि नैरो रेंज पे सर्वाइव करते हैं। टेम्परेचर क्लियर हुआ? इक्वेटर से पोल टेम्परेचर गिरता है, प्लेन्स टू माउंटेन टेम्परेचर गिरता है। ये सारी कंडीशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब मेटाबॉलिज्म जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटेड है। सारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन टेम्परेचर रेगुलेटेड है, क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ हो रहा है एंजाइम्स की वजह से, और एंजाइम्स काम करता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। दो तरह की टेम्परेचर वेरिएशन हो सकती है, एक तो ऑर्गेनिज्म हो सकता है यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव करे, एक वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव करे, उसको बोलते हैं आप स्टेनोथर्मल। अब बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट किस पर? वाटर। नेक्स्ट हमारा एबायोटिक फैक्टर क्या है? वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बिना वाटर के
बिना वाटर के प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा तो आपको पता है प्लांट से ही आगे जाके पूरी फूड चेन चलती है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स जो है वो डिपेंड्स ऑन वाटर। अब सैलिनिटी के बेसिस पर कि किसी भी वाटर में कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। किसी भी वाटर में कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं ना। इनलैंड वाटर, सी वाटर, हाइपर सलाइन लगून। देखो यहाँ पर जो सैलिनिटी है उसका क्या है, ये पार्ट पर 1000 में है, 5 पार्ट पर 1000, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पार्ट पर मिलियन होता है ना, जैसे मोल में बात करते हो आप पार्ट पर मिलियन, वैसे ही यहाँ पर पार्ट पर 1000 है सैलिनिटी। कह रहा है जो इनलैंड वाटर होता है, यानी कि लेक हो गया, रिवर हो गया, है ना, जो बीच में वाटर होते हैं, इनलैंड वाटर मतलब कोई ज़मीन है उसके बीच में कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, वो वहाँ पे जो पानी है वहाँ का सैलिनिटी ज़्यादा नहीं होता है, वो 5 के आसपास होता है पार्ट पर पीपीटी। वहीं मैं बात करूं अगर सी, समुद्र में तो पानी ज़्यादा खारा होता है, तो वहाँ का सलाइन वाटर होता है दैट इज़ 30 to 35 पार्ट पर 1000। हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं, ठीक है, लगून्स होते हैं जहाँ पे तो बिल्कुल नमक ही मिलता है जहाँ पे सीधा, तो वो उनका जो सैलिनिटी वो कितना होता है, 100 अबव चला जाता है वो पार्ट पर 1000। समझ आया, पार्ट पर 1000। इतना क्लियर हुआ वाटर। जिस तरह से हमने टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, सेम वे सैलिनिटी के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। कि जैसे मैंने बोला था, देखो जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरीथर्मल, नैरो रेंज स्टेनोथर्मल। ऐसे ही अब सैलिनिटी की बात कर रहे हैं तो हेलाइन बोल देंगे। यूरी हेलाइन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, वो ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर सकते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को। जैसे पता है क्या, मैं एक बताता हूँ, जैसे अमीरों के चोचले हैं, वैसे मैं बताता हूँ तुमको क्या। एक्वेरियम जो है आपने देखा होगा, लोग जो है वो अपने घर में, ठीक है, घर क्या जो महलों में रहते हैं वो लोग क्या रखते हैं अपने घर में, अलग ही शौक चल रहा है उन लोगों का, है ना, इतना बड़ा सा एक्वेरियम रखते हैं वो। एक बार मैं गया था, ठीक है, पूछने कि भाई कितने का है ये, उसने बोला मछली जो है वो जो फिश है ना, वो फिश होगी कुछ क्या बोलते हैं 5-6 हज़ार रुपये की कुछ फिश थी। मैंने बोला फिश इतना, मतलब बहुत ही अलग, वो समुंदर की कोई फिश थी और ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं थी, ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की, बिल्कुल चपटी सी फिश थी, ठीक है। मैंने बोला चलो 5-6 फिश, 5-6 हज़ार। मैंने बोला फिर इसका मेंटेनेंस क्या है, कह रहे इसका जो पानी है ना ये लाने में आप लुट जाओगे। क्यों? क्योंकि फिश तो आपने खरीद ली 5-6 हज़ार रुपये, चलो एक बार दे दिए, लेकिन दैट वाटर शुड बी दैट सलाइन या दैट सलाइन। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा इनलैंड वाटर मिलेगा, तो आपको पानी खरीदने के लिए बार बार उसके पास जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो चेंज, और वाटर ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया, वो चेंज करते रहना पड़ता है आपको ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। अब वो जो भी ले रहा है, मान लो 1000 रुपये कुछ भी पानी का ही ले रहा है वो, समझ रहे हो, इतना पानी तो मैं नहीं पी जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आया। तो वो जो फिश है, इसका क्या मतलब है, वो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिश है वो यूरी हेलाइन होगी या स्टेनो हेलाइन होगी, क्योंकि वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सरवाइव कर सकती है ना। समझ आया। हम लोग क्या होंगे, यूरी हेलाइन या स्टेनो हेलाइन, यूरी हेलाइन चलेगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की कौन से 2 मेजर फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिया और वाटर पढ़ लिया। नाउ वी आर कमिंग टू लाइट। लाइट भी जरूरी है, किसके लिए, बिना लाइट के कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। और छोटे प्लांट्स के बारे में बोलता है ये कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं लो लाइट कंडीशंस तक, उन्होंने वो अडेप्ट कर चुके हैं। पता है कैसे, जैसे मान लो, जैसे ये बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े ट्रीज हैं, फिर यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हैं इस तरह से, ये ज़मीन है, इस तरह से बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है। अब ये तो बड़े बड़े ट्रीज हैं, जो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से प्लांट्स हैं वो तो फंस गए ना। क्यों? क्योंकि इतने डेंस फॉरेस्ट हैं ये, इतने डेंस फॉरेस्ट हैं ये कि अगर ऊपर से
मान लो कि ये सन है और ऊपर से ऐसे अगर सनलाइट आ भी रही है, ऊपर से क्या आ रही है, सनलाइट अगर आ भी रही है, तो सनलाइट तो इन बड़े बड़े कैनोपीज तक पहुंचेगी ना। क्या ये जो छोटे छोटे नीचे प्लांट्स है, क्या उन तक सनलाइट मिलेगी? नहीं, तो सनलाइट ही नहीं मिलेगी। अगर उन्हें हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए तो फिर तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला जी हमको तो लाइट मिलेगी नहीं, हम लो लाइट इंटेंसिटी पर ही क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो वो इस तरह से अडेप्ट रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सिंस दे आर ओवरशैडोड बाय टॉल एंड कैनोपीड ट्रीज। कौन से हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं कुछ के। फिर कहता है कई एनिमल्स जो है वो लाइट का यूज करते हैं। प्लांट्स की बात तो हमने की, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, और कुछ जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं किसको, कुछ छोटे प्लांट जो है वो अडेप्ट करते हैं लो लाइट कंडीशंस को। कई एनिमल्स जो है वो यूज करते हैं लाइट को फॉर डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल वेरिएशन मतलब दिन जगना रात सोना, ये डायर्नल वेरिएशन होता है ना। एक वेरिएशन होता है जिसको बोलते हैं नॉक्टर्नल वेरिएशन। नॉक्टर्नल वेरिएशन मतलब निशाचर पशु जो होते हैं, दिन सोना रात जगना, रात में शिकार करते हैं वो लोग, उनको निशाचर बोलते हैं, उनको नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो ये सब वेरिएशन कौन डिसाइड कर रहा है? लाइट ही तो डिसाइड कर रहा है। सीजनल वेरिएशन कौन डिसाइड कर रहा है? लाइट डिसाइड कर रहा है ना। लाइट होगा तभी तो टेम्परेचर होगा, और लाइट और टेम्परेचर दोनों का ही अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन। ये तो पता चला आपको, लाइट और टेम्परेचर दोनों का अल्टीमेट सोर्स कौन है ना। समझ आया? अच्छा, दोनों का सोर्स क्या है? सन है। अब ये बोल रहा है सीजनल वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चीज सुनी होगी, हाइबरनेशन। जो भालू होते हैं है ना, वो मस्त पूरी सर्दी सोते रहते हैं। जो भालू होते हैं वो मस्त पूरी सर्दी में सोते रहते हैं, एकदम थोड़ा सर्दी के आने से पहले खा लेते हैं, ठीक है, जितना खाना होता है उतना खा लेते हैं, और पूरी सर्दी वो सोते रहते हैं, पूरी सर्दी सोते रहते हैं। और इतना मतलब कि, और ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना भूख नहीं लगती, वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको इतना फैट रहता है उनके पास रिजर्व, कि इतना फूड उनका रिजर्व रहता है कि वो पूरे सीजन चला सकें, सोते रहे। उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइबरनेशन। तो सीजनल वेरिएशन, फोटो पीरियोडिज्म, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कई ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स को पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाहिए होता है, जिसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। पीरियोडिज्म इज रिलेटेड विद द ड्यूरेशन ना, टाइम पीरियड, इसलिए पीरियोडिज्म बोल रहा है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम पीरियड ऑफ सनलाइट चाहिए होता है, ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट चाहिए होता है ना। आलू वगैरह जो अगर उगाना है तो उसके लिए ज़्यादा सनलाइट चाहिए आपको। वहीं अगर आपको कुछ ऐसे प्लांट्स उगाने हैं जैसे सिल्क कॉटन वगैरह कहीं उगाना है, तो उसके लिए टेम्परेचर उतना, सनलाइट का ड्यूरेशन उतना नहीं चाहिए होता है। फिर कई ऑर्गेनिज्म लाइट पर डिपेंड करते हैं, सनलाइट पर, और क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। सीजनल वेरिएशन जो आ रहा है ना इसकी वजह से, लाइट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से वो ये इसका यूज करते हैं माइग्रेशन के लिए। जैसे एक लाइन हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, किस चैप्टर में है, शायद बायोडाइवर्सिटी में, उसमें कहता है कि ऑर्गेनिज्म, अभी सर्दियां आ रही है ना, तो सर्दियां जैसे जैसे आएंगी नॉर्थ से जितनी भी, क्योंकि आपको नॉर्थ में पता है अब सर्दी पड़ेगी, नॉर्थ में अब सर्दी पड़ेगी ना, तो विंटर इज कमिंग है ना। तो नॉर्थ में जितनी सर्दी पड़ेगी, उसका जो नॉर्थ है, हम लोग नॉर्थ में हैं लेकिन हमारा भी तो कुछ नॉर्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, रशिया, ये सब जो कंट्रीज है तो बहुत नॉर्थ में, वहाँ तो बहुत गजब की ठंड होगी वहाँ पे। तो वहाँ से सर्दियों में हमेशा ऐसा होता है कि बर्ड्स जो होती हैं साइबेरिया से, हज़ारों की तादाद में सारी स्पीशीज़ साइबेरिया से बर्ड्स उठकर आती हैं राजस्थान में। राजस्थान का भरतपुर सेंचुरी में बर्ड्स पूरी फिल हो जाती हैं, इतनी बर्ड्स आती हैं, इतने, हर सर्दी का है ये। अब सर्दियाँ हो रही है ना, बर्ड्स आएंगी वहाँ से, जब गर्मियाँ पड़ेंगी बहुत बड़ी ज़्यादा तो वो वापस चली जाती हैं। तो ये इनका माइग्रेशन कौन डिसाइड कर रहा है? सीजनल वेरिएशन। आपको ये बात तो पता है ना, उनके लिए थोड़ी है कोई साइबेरिया इंडिया, उनके लिए तो सब पूरा, समझ रहे हो। तो उसके बाद बोला रिप्रोडक्शन। कई ऑर्गेनिज्म का जो है वो रिप्रोडक्शन कौन डिसाइड करता है? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। उनके लिए कोई सीजन, जैसे ह्यूमन का कोई सीजन है क्या? कोई सीजन नहीं है, हर सीजन में रिप्रोडक्शन चल रहा है उनका, है ना। तो फिर क्या बात कर रहा है? हाँ, अब ये बहुत खतरनाक बात है कि इन डीप ओशियन, जब आप डीप ओशियन में जाते हो 500 मीटर से भी नीचे,
तो 500 मीटर से नीचे जब आप जाते हो तो सनलाइट जो है वो उतनी गहरी नहीं होती है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो समुंदर में 500 मीटर के नीचे आप जाओगे तो पूरा अंधेरा होता है। अब इतना अंधेरा है, सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है, तो वहां पे प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना सवाल। इतना नीचे प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे। देखो सनलाइट नहीं पहुंचती है लेकिन उसके स्पेक्ट्रम जरूर पहुंच जाते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब उसमें सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ वेरी क्या बोलते हैं उसको, क्या ईएम स्पेक्ट्रम होता है ना। कई तरह का स्पेक्ट्रम होता है सनलाइट में, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं। विजिबल लाइट का तो हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। इंफ्रारेड तो हीट यहाँ से जनरेट होती है जो अर्थ से। यूवी रेज जो होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगी इनटू द ओशियन, 500 से भी नीचे। तो वहाँ पे वो यूज़ करते हैं यूवी लाइट का फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि विजिबल लाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक। इसलिए अगर आप देखोगे जो समुंदर है, समुंदर के नीचे क्योंकि सनलाइट पहुँच नहीं रही है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे वो, है ना। फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट से नहीं करते हैं, यूवी लाइट से करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे जो प्लांट्स मिलते हैं वो क्या रेड ऑरेंज इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग इज नेचर सॉइल। लास्ट प्रॉपर्टी क्या रह जाती है आपकी, सॉइल। सॉइल की जब मैं बात करूं तो सॉइल का नेचर एंड प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर, बहुत सारी चीज़ों पे, कि सॉइल किसी भी जगह पर किस तरह का है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी वेदरिंग प्रोसेस कैसी हुई है। आपको पता है रॉक की वेदरिंग होती है, पत्थर टूटता है और पत्थर टूट कर सॉइल बनता है। वो कैसे बना है, कौन से रॉक से बना है, इग्नियस से बना है, सेडिमेंट्री से बना है, वो उस बात पर डिपेंड करता है कि चल रहा है ना, ठीक है। एक बार हो गया था, पता है ना तुमको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस कि वेदरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, सॉइल कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आया है या फिर वो सॉइल वहीं पे जमा हुआ है, सेडिमेंट्री है। आपको पता है जब नदियां बहती हैं, गंगोत्री से लेकर यूपी से लेकर जो गंगा बहती है इधर बंगाल तक जाती है, बिहार तक जाती है। बिहार इज वेरी फर्टाइल सॉइल। वाई बिहार हैज अ वेरी फर्टाइल सॉइल। बिहार की सॉइल बहुत फर्टाइल इसलिए है क्योंकि गंगा जो है वो मिट्टी को बहा कर लेकर आ रही है, जो कि बहुत फर्टाइल है। तो वो जो मिट्टी है वो ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है, ट्रांसपोर्टेड है ना। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कि किस तरह से सॉइल डेवलप हुई है। ये तीन चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं कि सॉइल का नेचर क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। और भी कई चीजें हैं, और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉइल का कॉम्पोजिशन, कि सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है। क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना उसको, सैंडी सॉइल है, रेतीली जमीन है, ठीक है। ये अलग अलग, लोमी सॉइल है, अलग अलग तरह की सॉइल होती है। उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका ग्रेन साइज क्या है। मिट्टी कई ब्लैक सॉइल होती है बहुत महीन, ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत महीन होती है, वहां पर इसलिए कॉटन उगाते हो बहुत ज्यादा, है ना, जो ब्लैक सॉइल होती है। रेड सॉइल होती है, उसका ग्रेन साइज कितना है। कई सॉइल में जो कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं उनका ग्रेन साइज क्या होता है, बड़ा। लेकिन कुछ सॉइल जो होती है बिल्कुल महीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेई सॉइल बहुत बिल्कुल महीन है, इतनी महीन है कि आप उससे बर्तन बना सकते हो, है ना। अब आप क्लेई जो वो वाला सॉइल है, जो रॉकी सॉइल है, उससे बर्तन बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना। दूसरी बात, एग्रीगेशन कैसा है, कैसे वो मिलकर बने हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के, कौन से तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हमने सॉइल के, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से सॉइल के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोले, सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बोले ये डिटरमाइन करता है दो चीज़ों को, ये दो चीज़ों को डिटरमाइन करता है कि पानी उस सॉइल में कितना डीप जाएगा और कितना वो वाटर को होल्ड कर सकता है। ये दो बातें समझे बात। पर्कोलेशन मतलब पानी कितना डीप जाएगा अंदर। पर देखो जनरली जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप ये चीज़ें ध्यान देते हो। जैसे मान लो आप क्ले सॉइल में आप बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत, पानी तो वो अंदर डीप जाएगा क्या क्ले सॉइल में, नहीं, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता। इसलिए क्ले सॉइल का आप उसके लिए यूज़ नहीं करोगे, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। अब आपने क्ले में एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हो आप, पानी तो ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा, नीचे ही नहीं जाएगा पानी,
समझ रहे हो? तो रूट्स को कैसे मिलेगा वाटर? दूसरी बात, सैंडी सॉइल, उसके बीच में परकोलेट बहुत ज़्यादा होगा ना, जो रेत है उसमें कितना गैप होता है, तो इजीली वाटर, अगर मैं बोलूँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होगी? सैंडी सॉइल की या क्लेई सॉइल की? हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? क्लेई सॉइल की। वाटर कौन ज़्यादा होल्ड कर सकता है? क्लेई सॉइल ना। और परकोलेशन किसकी ज़्यादा होगी? सैंडी सॉइल की। ठीक है, ये फर्क है। समझ आया? फिर लास्ट में कहता है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, मिनरल्स, पीएच और टोपोग्राफी, कि किस तरह के किसी भी सॉइल का मिनरल्स हैं वहाँ पे, किस तरह का उस सॉइल का पीएच है और किस तरह की वहाँ पे टोपोग्राफी है, ये डिसाइड करेगा कि किस तरह की वहाँ पे वेजिटेशन रहने वाली है। ये तो सुना है ना आपने, द टाइप ऑफ सॉइल, जिस तरह का टाइप ऑफ सॉइल होगा, ये सुना है आप लोगों ने, जिस तरह का टाइप ऑफ सॉइल होगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरह का वहाँ पे वेजिटेशन होने वाला है ना, किस तरह के वेजिटेशन उगेगा। अब यहाँ पे तुम एप्पल के ट्रीज नहीं उगेंगे, एप्पल के ट्रीज कश्मीर में मिल रहे हैं, क्यों? वहाँ की सॉइल वैसी है, वहाँ का सॉइल कॉम्पोजिशन वैसा है, समझ रहे हो? यहाँ पे शुगर केन उग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ का सॉइल कॉम्पोजिशन वैसा है। और जिस तरह का वेजिटेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का सॉइल होता है उस तरह की वहाँ पे वेजिटेशन होती है, और जिस तरह का वेजिटेशन होता है उस तरह के वहाँ एनिमल्स मिलते हैं। हर चीज़ डिपेंड करती है। अब एक बात सोचो, अगर यहाँ पे गन्ने के खेत मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड तो नहीं मिलेगा ना, समझ रहे हो? या फिर रेगिस्तान में आपको हाथी थोड़ी मिलेंगे, ऊंट मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं। समझ आया? तो आज हम लोगों ने बात की 4 मेजर एबायोटिक, चैप्टर स्टार्ट किया और 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, लाइट, उसके सब फैक्टर्स, और लास्ट में सॉइल। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कई अलग अलग तरह के बायोम्स हो सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट। अगर आप ध्यान से, अगर मैं आपसे अब सवाल पूछूं कि डेजर्ट वाली कंडीशन मतलब सॉरी, जवाब ही दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है? आप तो जवाब बता ही दोगे। कहाँ बारिश सबसे कम होती है? डेजर्ट ना यार, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कहाँ सबसे टेम्परेचर ज्यादा है? टेम्परेचर रेंज सबसे ज्यादा है। कहाँ बारिश सबसे कम होगी? डेजर्ट। कहाँ बारिश सबसे ज्यादा होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और कहाँ बारिश सबसे कम होगी? डेजर्ट। और कहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा? ये वाला ना, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। यही तो था कल, इसको आप एक ग्राफ से देखते हो, है ना। चलो, ये पढ़ा हमने, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कथा समाप्त। चलो।